हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीतू शर्मा और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतू एजुकेशन वर्ल्ड पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई 2019 का सीटेट पेपर 1, जिसमें हम करने वाले हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन और बाकी जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं जुलाई 2019 का सीडीपी और ईवीएस पार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ गो एंड वॉच। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको जो लेटर दिए हैं उनमें से आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में वे में सिमेट्री होनी चाहिए, वो वाला लेटर बताना है। तो ऑप्शन 1 है आपके पास ए, ऑप्शन 2 है एक्स, ऑप्शन 3 है सी और ऑप्शन 4 है वाई। तो इसका हमारा ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक्स को आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी उसमें कट करेंगे तो वो क्या होंगे, आपके सिमेट्रिकल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 39। 72 इंटू 28 इज इक्वल टू 36 इंटू 4 इंटू दिस नंबर। रिक्त की संख्या आपको भरनी है और आपको बताना है कि वो संख्या क्या होगी, मीन्स क्या होगी, इनमें से क्या होगी या किस किस कंडीशन को पूरे करती होगी। तो देखो, मल्टीपल ऑफ 7, अ प्राइम नंबर, लेस देन 10, एन इवन नंबर और ए फैक्टर ऑफ 56। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो होगी क्या। अगर इस प्लेस पे हमारा 14 आता है तो ही ये दोनों इक्वल हो पाएंगी, ठीक है। तो एक सबसे पहले तो ये मल्टीपल ऑफ 7, तो ये बिल्कुल ठीक है कि 7 का मल्टीपल है। दूसरा ए प्राइम नंबर, तो वो तो नहीं है। लेस देन 10 वो भी नहीं है। एन इवन नंबर, ये भी बिल्कुल सही है कि ये एक इवन नंबर है। और फैक्टर ऑफ 56 की 56 का गुणनखंड है, तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। तो हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें ए, डी और ई तीनों हों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए, डी, ई और ई तीनों ही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस अ टीचर ऑफ क्लास 3rd नीड टू फॉलो टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टर्स। यानी कि 1/4 का जो कॉन्सेप्ट है आपका क्वार्टर्स का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स को, तो टीचर्स को कौन सी चीज़ों को, इन चीज़ों को कैसे सीक्वेंस में अरेंज करना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऑप्शन गिवन है कि राइट सिंबल ऑफ क्वार्टर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, कि सबसे क्या करे, वो सिंबल्स को ब्लैक बोर्ड पे लिख दे जो क्वार्टर के सिंबल होते हैं। ऑप्शन बी है प्रोवाइड कॉन्क्रीट मटेरियल एंड डिवाइड इनटू क्वार्टर्स, कि कंक्रीट मटेरियल, उनको ठोस पदार्थ दो या चीज़ें दो जिनसे वो कि उनको अनडिवाइड करके दिखाओ। और थर्ड है शो पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग क्वार्टर्स, कि आप उनको ऐसी पिक्चर्स दिखाओ जिनमें कि चतुर्थांश को प्रदर्शित किया गया हो। तो देखो, सबसे इसने पूछा है कि आपको जो ये दे रखे हैं तीनों चीज़ें, उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है, कि सबसे पहले आप क्या करोगे उनको क्वार्टर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। सेकंड क्या करोगे, तो थर्ड क्या करोगे। तो सबसे पहले होगा हमारा बी, कि हमें सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, कंक्रीट मटीरियल देना पड़ेगा और उनको क्वार्टर में कैसे वो करते हैं डिवाइड कर, वो समझाना पड़ेगा। ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना। तो सबसे पहले करेंगे हम कंक्रीट मटेरियल, फिर हम उसको शो पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग क्वार्टर्स, की क्वार्टर्स को शो करने वाली जो पिक्चर्स हैं, जो चित्र हैं, वो उनको दिखाएंगे। तो सेकंड होगा ऑप्शन सी। और थर्ड होगा आपका कि उसके बाद हम सिंबल्स जो भी हैं क्वार्टर के, उनको ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा BCA। तो ऑप्शन जो 3 है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले बी है, फिर सी है, फिर ए है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा गया आप लोगों से कि अ क्लास 3rd स्टूडेंट्स परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ 16 इंटू 25 एज फॉलो, कि वो 16 और 25 की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको इस तरह से फॉलो कर रहे हैं कि उसने उनको क्या किया, फैक्टर करके। जैसे 16 इंटू 25 को क्या किया, 8 इंटू 2 और 5 इंटू 5 लिख दिया। तो उसने 8 5 जा 40 और 2 5 जा 10 करके उनको मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट 16 इंटू 25 करने की बजाय। तो इस प्रकार का, तो क्या बोला गया, विच प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हैज़ द स्टूडेंट्स यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। तो किस
किस तरह की वो प्रॉपर्टी, जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी को वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी को वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की, वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सेकंड है एसोसिएटिव लॉ, थर्ड है रिपीटेड एडिशन, या फोर्थ है इनवर्स मल्टीप्लिकेशन लॉ। तो देखो इसमें क्या है, एसोसिएटिव लॉ है, साचार्य जो सिद्धांत बोलते हैं वो है इसमें कि आप उनको गुणनखंड करके उनके और उनको अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन आप आगे पीछे कैसे भी करो सेम ही आनी है। तो ये हमारा हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 42, हाउ विल यू कैटर to the need of visualize challenge students of your classroom in an inclusive school, कि समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के जो दृष्टि बाधित छात्र हैं उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। तो मेक देम सिट विद हाई अचीवर्स, कि उन्हें जो हाई अचीवर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बैठने के लिए कहेंगे। यूज अल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज, थर्ड है सेंड देम टू स्पेशल एजुकेटर, या फिर फोर्थ प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस, कि आप उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देंगे, कर सकते हैं। और फिर है आपके पास सेंड देम टू, तो स्पेशल एजुकेटर के पास भेजने से, तो फिर इंक्लूसिव स्कूल का क्या वो हुआ, उसमें इंक्लूसिव का तो मतलब वही होता है ना कि हम सबको, चाहे वो मतलब कमज़ोर विद्यार्थी हों या ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या मतलब मीडियम हो, सबको एक साथ लेके जहाँ पे सिखाते हैं वही तो इंक्लूसिव होता है ना। तो स्पेशल एजुकेटर के पास भेजने वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, और उनको हाई अचीवर्स के पास भेजने वाला भी गलत है। और इन दोनों में देखो सबसे ज़्यादा सही यही है आपका ऑप्शन बी, सेकंड जो है यूज अल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज, कि आपको जो भी शिक्षण अधिगम के अलग अलग विकल्प हैं और जो भी साधन है उन सब का प्रयोग करना चाहिए, ताकि वो अच्छे से समझ पाएँ। सिर्फ उनकी दृष्टि में ही प्रॉब्लम है ना, तो आप उनको वो ऐसी चीज़ें दे सकते हैं ऑडिबल जो होती हैं, जिनको सुन के वो समझ सकें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस। तो देखो ध्यान से देख लेना, नॉट पूछा है कि कौन सा मैथमेटिकल या गणितीय प्रक्रम नहीं है। तो फर्स्ट है ट्रांसपोजिशन, सेकंड है विजुअलाइजेशन, थर्ड है मेमोराइजेशन और फोर्थ है एस्टिमेशन। तो देखो ट्रांसपोजिशन भी हमारे मैथ में होता है, विजुअलाइजेशन भी होता है और एस्टिमेशन आप आकलन भी करते हैं, लेकिन कंठस्थ करना या मेमोराइजेशन हमारे मैथ का पार्ट कभी भी नहीं होता। ठीक है, मैथ में कौन बोलता है कि आप रट्टा लगाओ, कभी भी आप रट्टा लगा के मैथ को नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग है, इसलिए वही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसने वही पूछा है कि मैथमेटिकल प्रोसेस जो नहीं है, तो मेमोराइजेशन हमारा मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 44, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके जाती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अर्ली नंबर्स कॉन्सेप्ट, के अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट में, यानी कि जो आपकी प्रारंभिक गणितीय संकल्पना या संख्या संकल्पना है वो इनमें से किससे संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन, क्लास इंक्लूजन, कंजर्वेशन और फोर्थ ऑप्शन आपके पास मेजरमेंट। तो देखो क्लासिफिकेशन आप बच्चों को सिखाते हो स्टार्टिंग में नंबर कॉन्सेप्ट के साथ, क्लास इंक्लूजन भी आता है, कंजर्वेशन भी आता है, लेकिन मेजरमेंट नहीं आता है, मापन बाद में आता है। स्टार्टिंग में प्रारंभिक संख्याओं के जो संकल्पना होती है वहाँ पर नहीं आता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा कि नॉट रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट, कौन, मेजरमेंट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 45 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूमरल्स एंड नंबर्स, कि संख्यांक और संख्या के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो ए न्यूमरल इज अ सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स, कि संख्यांक एक प्रतीक है जिससे संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि संख्यांक एक प्रतीक है जो कि संख्या को, जो भी आपके नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हैं। सेकंड है सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट बाय डिफरेंट न्यूमरल, कि एक ही नंबर को आप डिफरेंट न्यूमरल से, विभिन्न संख्याकों को द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये बात भी सही है। तो हमारा वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा जिसमें ए और बी बोथ आर करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, या ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं या सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन, कि योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए
और फिर आपको बताना है। तो देयर आर 15 ऑरेंज इन वन बास्केट एंड 17 ऑरेंज इन अनदर बास्केट, हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर ऑल टुगेदर। तो पहला तो ये बोला है कि आपकी एक बास्केट में ऑलरेडी 15 ऑरेंज हैं और सेकंड जो बास्केट है उसमें 17 ऑरेंज है। तो दोनों बास्केट्स में आपके ऑल टुगेदर में तो एक साथ कितने, सब मिलाकर कितने बनते हैं, ये क्वेश्चन है। और सेकंड है आपके पास से, यहाँ पे कर देते इसको, ओके। द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन विच इज़ फॉर ₹9,950 इज़ इंक्रीज्ड बाई ₹375 आफ्टर बजट, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस। तो इसमें क्या है, मोबाइल का आपको पहले बताया गया है, पहले प्राइस कितना था, फिर इंक्रीज हो गया बजट के बाद इतना, तो वो नया प्राइस क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट जो वैल्यू गिवन है उसमें 375 और ऐड करना है, ठीक है सिम। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या बनता है वो हम देख लेते हैं आगे एक बार। हाँ, इनमें क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो आपको गिवन है उनमें से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले है कि ए रिप्रेजेंट आर्गुमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन वेयर बी रिप्रेजेंट एग्रीगेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन, कि ए योग की संवर्धक संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है। सेकंड ऑप्शन है, इंग्लिश वाले पढ़ लेते हैं, दोनों पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ए रिप्रेजेंट एग्रीगेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन वेयर बी रिप्रेजेंट आर्गुमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन। थर्ड है, बोथ रिप्रेजेंट एग्रीगेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन या बोथ रिप्रेजेंट आर्गुमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन। तो बोथ सेम तो है नहीं, तो बोथ वाले तो दोनों ही ऑप्शन हमारे पास कट हो जाएंगे। अब ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्रीगेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपका दो अलग अलग सेट है। मान लो एक का बता रखा है कि 15 है एक टोकरी में और दूसरे में आपके 17 है, तो उन दोनों को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे उनका क्या हो रहा है, एग्रीगेशन हो रहा है। जबकि सेकंड जो ऑप्शन है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है एग्यूमेंटेशन, यानी कि योग की संवर्धन संरचना। वहाँ पे आपको जो पहले ही दे रखा है उसमें ही आपको कुछ वैल्यू को और ऐड करना है, ठीक है। सेम उसी का प्राइस बढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी है जो 2 है जो वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए रिप्रेजेंट एग्रीगेशन स्ट्रक्चर वेयर बी रिप्रेजेंट एग्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, अ टीचर गिव द फॉलोइंग टास्क टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, कि एक अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य दिया है। अरेंज 25 टाइल्स इन ऑल पॉसिबल रेक्टेंगुलर एरेज। तो आपको जो आयताकार व्यूहों में उसको व्यवस्थित करना है। 25 जो आपको टाइलें दी गई हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कैन बी एड्रेस्ड थ्रू दिस टास्क, कि इस टास्क के थ्रू आप उनकी कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित करते हैं या उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है आपका वॉल्यूम, एरिया और लेंथ। तो रेक्टेंगुलर में वॉल्यूम वाला तो ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, होता ही नहीं है वॉल्यूम, तो एरिया और लेंथ ठीक था। सेकंड है एरिया, फैक्टर और पेरीमीटर, ये बिल्कुल सही है। थर्ड एरिया, पेरीमीटर और फिर से वॉल्यूम आ गया, और लास्ट वन में भी वॉल्यूम है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन जो 2 है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर शेप का जो भी एरिया है उसमें आपको अगर टाइलें अरेंज करनी है तो वहाँ पे आप एरिया देखोगे, उसके जो गुणनफल है यानी कि फैक्टर देखोगे, और उसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे आप एड्रेस कर रहे हो उनको, या फिर इस क्रिया के थ्रू उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी to conserve different physical quantity in measurement as proposed by पियाजे, कि पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिकीय राशियों के संरक्षण की आवश्यकता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ मास। थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रैप्स्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स, या फिर कंजर्वेशन ऑफ लेंथ इज ग्रैप्स्ड बिफोर द कंजर्वेशन ऑफ नंबर। तो लेंथ को आप पहले कैसे समझाते हो, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं से पहले नहीं दे सकते, ना ही वेट को नंबर से पहले दे सकते हो, ना ही वॉल्यूम को मास से पहले दे सकते हो। तो जो हमारा ऑप्शन ए है यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रैप्स्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, कि आप उसको आयतन की बाद में बताते हो, पहले वेट के बारे में या वेट के जो संरक्षण है या कंजर्वेशन है उसकी समझ, उसको पहले संरक्षण की समझ आती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 49,
वैन हेल लेवल रेफर्स टू स्टेज इन द डेवलपमेंट हो, कि जो वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह कौन सा है। तो आपने वैन हेले की जो 5 लेवल पढ़े होंगे, 4 लेवल हैं, मतलब 5 हैं टोटल, पर वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, इस तरह से वो हैं अलग अलग। तो वो अवस्थाएं हैं, वो क्या संकेत करते हैं वह आपको बताना है। नंबर कॉन्सेप्ट, प्लेस वैल्यू, जियोमेट्रिकल थिंकिंग या फ्रैक्शन। तो ये जो हमारी वैन हेले हैं वो हमारी जियोमेट्रिकल थिंकिंग से, जो हमारी जियोमेट्री की चिंतन है उसके बारे में संकेत करते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स, कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऑप्शन गिवन है, ट्रायल एरर मेथड, या फिर ड्राइंग और मेमोराइजेशन। तो मेमोराइजेशन तो आपका कभी भी होता नहीं है ना हल करने का, तो मेमोराइजेशन वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा आपका। सेकंड है ड्राइंग, वर्किंग बैक और रोट लर्निंग, फिर से रट्टा मारने की बात आ गई, तो ये भी नहीं होता आपका स्ट्रेटजी इन मैथमेटिक्स, कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ये स्ट्रेटजी अपनाओगे। थर्ड है रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल्स, लुक फॉर अ पैटर्न, और फिर फोर्थ है मेमोराइजेशन, गैस एंड टेस्ट एंड ड्राइंग। गैस एंड टेस्ट ठीक था, मेमोराइजेशन फिर से आगे ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कि आप अपना रीज़न लगाओगे, रीजनिंग लगाओगे, लॉजिक लगाओगे, वेरिएबल्स को यूज करोगे और उनका पैटर्न जो है वो समझने की कोशिश करोगे। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्ट्रेटेजी करते हो, ना कि रोट मेमोराइजेशन, ठीक है। जहाँ पर रोट मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग की बात हो जाए तो वो मैथ में तो स्पेशली इवन तो हर जगह ही गलत हो जाता है, कि कभी भी टीचर बच्चों को कंठस्थ करने के लिए नहीं बोलते हैं, ठीक है, और मैथ में तो स्पेशली ही फिर वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग learning resources is best suited to explain the concept of multiplication of two decimal numbers, say 0.32, 0.2 is equal to 0.06। तो क्या बोला गया कि 2 दशमलव भिन्न वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम उचित है या अधिगम साधन उचित है, ठीक है। तो चाइनीज जो भी ब्लॉक है वो टेलर अबेकस, यानी कि वो गिनतारा जो होता है वो, नंबर चार्ट या फिर ग्राफ पेपर। तो यहाँ पे हमारा जो बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्राफ पेपर, कि आपको अगर डेसिमल नंबर्स की बतानी है संख्याओं को और गुणन को समझाने की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाना है, तो आपको ग्राफ पेपर यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 52, As per the recommendation of NCF 2005, primary school mathematical curriculum should, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का जो गणितीय पाठ्यक्रम है वो किस तरह से देख लो होना चाहिए। ऑप्शन देख लो, रिलेट टू चिल्ड्रन एवरीडे एक्सपीरियंस, ये तो बिल्कुल सही है। फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, कि प्रोसीजरल जो नॉलेज है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। थर्ड है प्रोवाइड रिग्योर इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, की गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। या फिर फोर्थ है प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एडवांस मैथमेटिक्स, कि बच्चों को प्रगामी गणित के लिए यानी कि एडवांस मैथ के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तो जो हमारा मैथ है अकॉर्डिंग टू NCF वो उसका पाठ्यक्रम इस तरह से होना चाहिए कि वो बच्चे की एवरीडे की जो लाइफ है उससे वो एक्सपीरियंस कर पाए, यानी कि प्रतिदिन के जो भी अनुभव हैं उनसे संबंधित होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, रिलेट टू चिल्ड्रंस एवरीडे एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक पेडागोजी, कि गणितीय जो शिक्षण शास्त्र या गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। अब ध्यान रखना है, आपको नॉट पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी फॉर अ सिंगल कॉन्सेप्ट, तो ये तो बिल्कुल सही है कि आप एक ही कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अलग अलग टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो।
सेकंड है फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, कि आप जब एक नए कॉन्सेप्ट को समझा रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना है, नहीं इतनी देर में ही समझाना है, तो ये फिर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं हम। फोकसिंग पैटर्न ऑफ स्टूडेंट्स एरर, ये भी सही है। फिर है मेकिंग कनेक्शन विद एवरीडे एक्सपीरियंस, तो ये तो हमें बोला ही गया है कि जो हमारा NCF 2005 था उसमें ही बोला गया है कि हमारा जो मैथमेटिक है वो इस तरह से होना चाहिए कि वो बच्चे की डेली लाइफ से रिलेट करता हो, वो एवरीडे लाइफ को उसके साथ रिलेट कर पाए। तो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल गलत है कि हम कोई भी नया कॉन्सेप्ट समझाते समय स्ट्रिक्ट टाइम रूल बना दे कि नहीं इतने ही टाइम में होना चाहिए, तो फिर बच्चे नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन 2 है वो हमारा गलत है, इसलिए वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि नॉट अ करैक्टरिस्टिक्स, तो ये मैथ की करैक्टरिस्टिक्स है ही नहीं। इससे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू असेस प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स लर्निंग इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है, तो हमें वो बतानी है जो प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, तो डिज़ाइन टास्क टू डिफरेंशिएट बिटवीन रोट मेमोराइजेशन एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो ये तो बिल्कुल सही है कि हमें ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि उनको जो रोट मेमोराइजेशन है और जो उसको कॉन्सेप्ट को समझना है उसमें अंतर कर सकें। सेकंड है एनालाइज चिल्ड्रंस एरर्स टू अंडरस्टैंड देयर रीजनिंग, तो ये भी ज़रूरी है कि आप जो बच्चे की त्रुटियाँ हैं उनको जानकर उनके तर्कों का विश्लेषण कर सकें। ठीक है, नंबर थर्ड है डिज़ाइनिंग टास्क विच इलिसिट मोर देन वन लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, की एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स को इलिसिट करता है, ये सतर को उठाता है, तो इस तरह से टास्क डिज़ाइन करने चाहिए, वो भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 है यूजिंग प्राइमरी ग्रुप एडमिनिस्टर्ड टास्क, कि मुख्यतः समूह संचालित कार्यक्रमों का यह प्रयोग किया जाए या उसी को फॉलो किया जाए, तो ये ऑप्शन 4 है, ये बिल्कुल गलत है हमारा, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन 4। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और आई थिंक सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही लिया होगा, और नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।